Okay, so this is the jet propulsion lecture number 2, and in this one we will discuss about some engines. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ टर्बोजेट इंजन्स. सो टर्बोजेट इंजन्स के और क्या क्या टाइप हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज़ द टर्बो फैन इंजन जो कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में. उस इंजन में कुछ अगर मॉडिफिकेशंस करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप ये इंजन देख रहे हैं, इस इंजन में ये पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द प्रोपेलर. एक तरह का फ़ैन हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है. और ये फ़ैन कहाँ से मूव होगा? ये फ़ैन कंप्रेसर के साथ में देखिए अटैच है, और कंप्रेसर आपका टरबाइन के साथ में अटैच है. यानी जो टरबाइन का वर्क है वो टरबाइन का वर्क यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा किस लिए किया गया. सी आप अगर पूरा जो कल आपने थर्मोडायनेमिक्स देखी थी, अगर उस थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे तो मास ऑफ एयर जो सक किया जा रहा है, जो मास ऑफ एयर इंसर्ट हो रहा है, चाहे वो आप थ्रस्ट की बात करें या पावर की बात करें, हर एक जगह पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हर एक जगह पर उस मास का सीधे प्रोपोर्शनल में रिलेशन है. यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको वर्क आउटपुट मिलेगा या थ्रस्ट मिलेगा. सो समटाइम्स जो लोअर स्पीड के इंजन्स होते हैं, क्योंकि अगर हाई स्पीड इंजन है देयर इज़ नो इशू, बट लोअर स्पीड इंजन्स अगर हैं और लोअर एल्टीट्यूड्स पर हैं, तो लोअर एल्टीट्यूड्स पर आपको मास फ्लो रेट अगर इंक्रीज करना है एयर का, तो उसके लिए हम एक एडिशनल डिवाइस, जिसको हम लोग प्रोपेलर बोल सकते हैं या फैन बोल सकते हैं, वो इंस्टॉल कर देंगे. वो क्या करेगा? वो एक तो मास ऑफ एयर की जो डिलीवरी है इनसाइड द टर्बोफैन या टर्बोजेट इंजन्स, वो इंक्रीज कर देगा. अब टर्बोफैन इंजन्स में आप इसकी स्कीमेटिक अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें देखिए ये फैन है, और यहाँ पर दो तरह की मैंने डक्ट लगा दी. एक डक्ट ऐसी है जिसमें एयर जो है वो कंबस्शन में कोई टेक पार्ट नहीं करेगी, वो सीधे सीधे यहाँ से आएगी. और ये आप शेप देख रहे हैं, दिस इज़ द सम नोजल शेप, और इस नोजल शेप के थ्रू ये यहाँ से जो हाई प्रेशर के साथ में आया, और इस हाई वेलोसिटी के साथ में यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन वर्क हो जाएगा और वो पॉजिटिव थ्रस्ट देगा. सम ऑफ एयर इज गोज इनटू द प्रोसेस दैट इज अ रैम प्रोसेस, यानी डिफ्यूज़र में जाएगा, एंड डिफ्यूज़र के बाद वो कंप्रेसर में जाएगा, एंड कंप्रेसर के बाद वो कंबशन चैम्बर में जाएगा, एंड देन आफ्टर टरबाइन, एंड देन आफ्टर नोजल. तो से फॉर एग्जांपल इफ आई एम जस्ट कंसिडरिंग ओवर हियर, से फॉर एग्जांपल अगर एम ए किलोग्राम आपका टोटल जो एयर सक की गई है बाहर से वो है, तो यहाँ पर ये एम बी, सॉरी, दिस वन इज एम बी किलोग्राम, this is the MB, this is the MB kilogram, and here it is goes to, this is the MC kilogram, and the total air mass MA is equal to, this is equal to, this one is MB plus MC, this one is MC. clear? so additional इतना आपका मास है. ऐसे आप अगर जब फ्रेश एयर ले रहे थे, जो फ्रेश एयर था उसकी क्वांटिटी अगर कम रहेगी, अगर क्वांटिटी कम रहेगी तो आपका चाहे वो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल रहे हो, दैट इज़ अ प्रोपल्सिव एफिशिएंसी भी आपकी कम हो जाएगी, और आपकी थ्रस्ट पावर जो निकाल रहे थे, थ्रस्ट पावर भी आपकी अगर आप देखेंगे तो उसमें मास का मल्टीप्लिकेशन है, और वो मास के मल्टीप्लिकेशन को अगर वो ये वैल्यू रिड्यूस होती है तो थ्रस्ट पावर भी आपको कम मिलेगी. तो आपको बात यहाँ पर समझ में आई होगी कि क्यों हम यहाँ पर मास की डिलीवरी यानी एयर की डिलीवरी का रेट हम इंक्रीज़ कर रहे हैं. इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर सम ऑफ पार्ट हमने क्यों कंबशन में टेक पार्ट नहीं किया है, क्योंकि हमें जितने कंबशन में ज़रूरत है हम केवल उतना ही मास ले रहे हैं, और दूसरे एयर का जो वेस्टेज जा रही थी उस वेस्टेज मास को हमने सिंपली एक डक्ट में पास किया, और वो डक्ट जो है नोजल शेप में है, जो कि काम क्या करेगी, जो वो काम ये करेगी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, और एग्जिट के समय वो काइनेटिक एनर्जी हाई आपको मिलेगी. तो turbofan engine is the modified turbojet engine in which additional thrust is realized by the putting fan at the entry of the engine casing. Fan blades propel by pass air around engine
कोर बिटवीन इनर एंड आउटर इंजन केसिंग। ये जो केसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इनर एंड आउटर केसिंग मतलब दिस वन, दिस पर्टिकुलर स्पेस। This air does not participate in combustion but provides additional thrust while leaving through exit nozzle. Now the second one कि जो total thrust इसमें मिल रहा है, the total thrust created will be due to the two jet streams, one due to the cold air, जो कि मैंने आपसे कहा कि जैसे MB मैंने जो बताया था, जो आपका combustion में take part नहीं कर रहा है due to the cold air or fan air and other due to the burnt gases leaving turbine. तो definitely यहाँ पर आपको जो thrust मिलेगा, this is the additional thrust provided by the cold air which is just passes through the nozzle. Next engine is turbo propeller engine. Turbo propeller engine और turbo fan, ये देखिए turbo fan engine, दोनों की स्कीमेटिक लगभग सेम है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जब टर्बो प्रोपेलर इंजन की स्कीमेटिक में देखते हैं तो आप देखिए कि जो डक्ट मैंने आपसे कहा था कि जो डक्ट मैंने यहाँ पर लगाया था, यानी जो मास ऑफ एयर, दोनों में डिफरेंस समझिए। जैसे जो मास ऑफ एयर यहाँ पर आ रही थी वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट चला गया था जो अनबर्न था, अनबर्न बोले तो कि जिसने कंबस्शन में टेक पार्ट नहीं किया था, और दूसरा था मास जो कि कंबस्शन में टेक पार्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू को आप हटा देंगे, जीरो कर देंगे। दैट मीन्स वॉट एवर द एयर इज सकिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, टोटली इट टेक पार्ट इनटू द कंबस्शन चैम्बर। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ में आया? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्बो प्रोपेलर एंड टर्बो फैन इंजन्स। क्लियर? Turbo propeller or turbo prop engine, also called turbo shaft engine or prop jet engines, differ slightly from turbofan engines. It uses thrust to turn a propeller. It consists of a compressor for compressing the inlet air, combustion chamber and turbine, followed by exit nozzles. Now the question is कि अगर हमको turbofan engine मिल रहा था, turbofan engine से हमको सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल रही थी, तो why we are required the turbofan engines? सी आप अगर टर्बो जेट इंजन्स देखें, टर्बो जेट इंजन्स का शाफ्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है किसके साथ में? कंप्रेसर के साथ में। सो डेफिनेटली आपका जो टरबाइन का वर्क है, नाउ द टरबाइन वर्क इज डिवाइडेड। एक तो टरबाइन का वर्क ये था कि आपका एक्सपेंशन प्रोसेस करना, तो व्हाट एवर द पॉजिटिव वर्क प्रोड्यूसेस बाय द टरबाइन, पहले सिंपल क्या था कि जब आप टर्बो जेट इंजन्स देख रहे थे वो सिर्फ कंप्रेसर को चलाने के काम आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर कंप्रेसर और आपने एक फ़ैन लगा दिया, ये दोनों को चलाने के काम आ रहा है। ठीक, आपको जितना पॉजिटिव थ्रस्ट मिल रहा है उसमें आप देखेंगे कि ये दोनों पार्ट में इसको यूज़ किया जा रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया, टर्बो प्रोपेलर इंजन में हमने कहा कि आप जो फ़ैन इंस्टॉल कर रहे हैं उस फैन को डायरेक्टली मत अटैच करिए, यहाँ पर एक आप गियर बॉक्स लगा दीजिए। गियर बॉक्स का कॉन्सेप्ट आप थ्योरी आप मशीन में पढ़ेंगे आके कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप कोई भी स्पीड, किसी की भी स्पीड आप कम आरपीएम, जैसे सपोज करिए कि मैंने एक आरपीएम है N1 आरपीएम पर है और हम चाहते हैं कि वो इससे ज़्यादा, कोई भी जो इससे अटैच डिवाइस हो वो उससे ज़्यादा आरपीएम पर मूव करे, तो हम गियर लगाते हैं। गियर की मैकेनिज्म अभी मैं यहाँ पर नहीं बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ, तो गियर उसमें अप्लाई कर देंगे तो उसकी वजह से उसका आरपीएम जो कनेक्टेड पार्ट है उसका आरपीएम बढ़ जाएगा। इसी तरह का यहाँ पर आप गियर बॉक्स अप्लाई करते हैं और इस गियर बॉक्स से आप जो पावर यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस पावर को आप इन्हांस कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी स्पीड को डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर हो जाएगा। क्लियर? ये आप इसको अल्टर कर सकते हैं चीज़ों को। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्बो प्रोपेलर एंड टर्बो फैन इंजन्स। एंड टर्बो प्रोपेलर इंजन्स आर यूज फॉर द स्मॉल पैसेंजर्स कार्गो प्लेन्स, ये छोटे इंजन्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टर्बो जेट इंजन विथ आफ्टर बर्नर। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? आफ्टर बर्नर करने का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, जैसे सिंपली आप जैसे यहाँ पर एक स्कीमेटिक है देख पा रहे हैं, एक सिंपल एक इंजन का स्कीमेटिक यहाँ पर बनाया गया, वही सेम है कि आपका रैमिंग ऑपरेशन डिफ्यूज़र में है, फिर ये कंप्रेसर लगा हुआ है, कंबशन चैम्बर लगा हुआ है, ये टरबाइन लगी हुई है। अच्छा, अब उसके बाद टरबाइन के बाद हमने ये नोजल लगा के इसको एग्जिट कर दिया। देयर इज़ जब आप प्रोसेस करते जाते हैं, टर्बोजेट जब चलता जाता है तो जो एग्जिट पर वो आ रहा है आफ्टर बर्नर, जो एग्जिट पे फ्लूइड आ रहा है, उस फ्लूइड में भी इतनी एनर्जी होती है कि अगर मैं उसको फिर से बर्न कर दूं, उसको फिर से हीट दे दूं, तो वो और एक्सपैंड कर जाएगा, उसका प्रेशर और इंक्रीज़ कर जाएगा।
और प्रेशर इंक्रीज करने के साथ में अगर हम एग्जिट नोजल से बाहर करें, यानी अगर एक नोजल है, नोजल का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नोजल है और उस नोजल में अगर आप इनलेट का प्रेशर इंक्रीज कर दीजिए उतना ही ज़्यादा आपको हाई वेलोसिटी एट एग्जिट मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि जो टरबाइन का एग्जिट है उस टरबाइन को एग्जिट को एक बार फिर से बर्न कर दिया, जिससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो गया और उस जब वो नोजल से निकलेगा तो वो और ज़्यादा वेलोसिटी देगा। So turbojet engines with afterburner is similar to turbojet engines with afterburner in a tailpipe. Schematic of a turbojet engines with afterburner where exhaust leaving turbine is passed through afterburner in which combustion causes rise in exhaust gas temperature. Thus, exhaust gas have high potential to produce thrust for propulsions. See, दिस टाइप ऑफ इंजन्स आपने देखा होगा, कोई भी फाइटर प्लेन है तो आप उसमें जो बैक साइड पे देखते तो आप देखते होंगे कि आपको कुछ एक आग सी जलती हुई दिखेगी, या आपने कई मूवीज़ देखी हैं जिसमें आप हाई स्पीड कार्स देखते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ पर आफ्टर बर्निंग हो रहा है वहाँ पर आपको कुछ आपको एक आग सी जलती हुई वहाँ पर दिखेगी। तो दिस इज़ द थिंग कि आपका जो कंबस्शन प्रोडक्ट है आप उस कंबस्शन प्रोडक्ट के टेम्परेचर को फर्दर और इंक्रीज कर दीजिए और नोजल से पास कर दीजिए, जिसकी वजह से वो हाई वेलोसिटी और उसको मिलेगी और पॉजिटिव थ्रस्ट उसको और ज़्यादा मिलेगा। इज दैट क्लियर? Now the next one is the ramjet engine. Now this is a very interesting engine and nowadays this thing is used for the for the supersonic engines, supersonic planes, जो fighter planes होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। And the interesting thing is that in the ramjet engine there is no part is moving. Can you imagine? ramjet engines में कोई भी पार्ट मूविंग होता ही नहीं है। लाइक जो इसके पहले के इंजन्स आपने देखे उनमें आपका कंप्रेसर और टरबाइन ये मूविंग पार्ट्स थे, लेकिन अभी उनको भी रिमूव कर दिया गया। लेकिन रैमजेट इंजन की एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल थ्रस्ट इसमें आप अगर मान लिया आपने किसी भी प्लेन में इसको लगा दिया और आप सोचे कि इससे थ्रस्ट मिलेगा, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना होगा, आपको टर्बोजेट, टर्बोफैन, टर्बो प्रोपेलर इनमें से कोई भी इंजन उसके साथ में इंस्टॉल करना होगा ताकि इसको इनिशियल थ्रस्ट मिल पाए। यानी प्लेन पहले मूव करेगा, एक सर्टेन वेलोसिटी पर आएगा और उसके बाद आप टर्बोजेट इंजन को बंद कर सकते हैं, फिर ये एक्ट करेगा। देखिए कैसे एक्ट करेगा, ये आप इसका शेप देख पा रहे होंगे। इस शेप में देखिए एयर इनलेट है और ये आप शेप यहाँ पर देख रहे हैं। रैमिंग ऑपरेशन हुआ, रैमिंग ऑपरेशन के बाद यहाँ पर आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं कि आपका एक हाई प्रेशर रैमिंग ऑपरेशन की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ इसका, वो प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ और यहाँ पर आपने एक कंबशन चैम्बर लगा रखा है। कंबशन चैम्बर वो इंक्रीज्ड प्रेशर को फर्दर और इंक्रीज़ कर देता है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर तक आपका एयर पहुँच गया है। और फिर उसके बाद आप ये शेप देखें, ये कुछ नोज़ल की तरह का शेप आपको दिख रहा होगा। फिर ये जो कंबशन प्रोडक्ट है, ये कंबशन प्रोडक्ट इस नोज़ल के थ्रू एग्जिट होता है। तो आपका जो हाई प्रेशर जनरेट हुआ, हाई टेम्परेचर जनरेट हुआ, ये फ्लूइड जब नोज़ल के थ्रू बाहर निकलेगा तो ये अब हाई वेलोसिटी के साथ में बाहर निकलेगा और इसको पॉजिटिव थ्रस्ट देगा। तो रैमजेट इंजन्स तब तक एक्ट नहीं करते हैं जब तक एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ में एयर अंदर ना आए, यानी दीज आर नॉट अ प्राइमरी इंजन्स। Ramjet engines is the simplest of the jet engines having no moving parts. Ramjet is a typically shaped duct open at both ends with air being compressed merely due to the forward motion of engines. Fuel is subsequently added for the combustion and thus high pressure, high temperature gases exit from the exhaust gases. तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दो चीज़ें मैंने आपको बोला कि this is not a primary engine, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, this is not a primary engine, this is not a primary engine. It require one more engine for initial thrust. Clear? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इनिशियल थ्रस्ट के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है, अदरवाइज इनिशियल थ्रस्ट जब तक इसको नहीं मिलेगा रैमजेट इंजन कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो इसको नाउ नेक्स्ट वन इज रैमजेट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसी को जो हम बोलते हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें लिखा था जब क्लासिफिकेशन किया था, रैमजेट इज आल्सो कॉल्ड द एथवार्ड लॉरेन ट्यूब बेस्ड ऑन द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर रेन लॉरेन, अ फ्रेंच इंजीनियर। इन्होंने जिसको डिज़ाइन किया था, आप देख रहे होंगे फ्रेंच वाले ने ही इसको डिज़ाइन किया है। राफेल वहीं का पोर्शन है, वो राफेल वहीं का बना हुआ है। ओके,
सो नेक्स्ट वन इज द रॉकेट इंजन विद इट्स प्रिंसिपल। जो नेक्स्ट है नॉन ब्रीदिंग टाइप के इंजन्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जाते हैं, उनमें आपको नॉन ब्रीदिंग या वहाँ पर आपको आर्टिफिशियली कंबशन के लिए एयर प्रोड्यूस करनी होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होती है। चलिए उसके प्रिंसिपल को समझते हैं। एक ये रॉकेट इंजन है। रॉकेट इंजन बेसिकली इस शेप का होता है, आप देखेंगे दिस इज़ द शेप। ये ऐसा नुकीला शेप इसलिए इसको बनाया जाता है कि आपका ड्रैग कम से कम हो। नाउ दिस वन इज़, मैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अंदर स्ट्रक्चर इसमें है, इसमें फ्यूल और जाता है और ऑक्सीडाइज़र जाता है, दोनों मिक्स होते हैं। तो ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप फ्यूल को एयर के साथ मिक्स करते हैं तो बर्निंग हो जाती थी, लेकिन यहाँ आपको एयर नहीं मिलेगी, तो आपको एक ऑक्सीडाइज़र इसमें इंस्टॉल करके रखना होगा, ताकि जब आपको बर्निंग करनी है, जब कंबशन करना है, तो वहाँ पर फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र एक साथ मिले और कंबशन हो। कंबशन प्रोडक्ट्स जो है वो एक एग्जिट नोज़ल हम बनाते हैं और इस एग्जिट नोज़ल के थ्रू बाहर होते हैं, और जब ये हाई वेलोसिटी के साथ बाहर होंगे तो ये पॉजिटिव थ्रस्ट इस साइड, इस डायरेक्शन में आपको देगा। दिस इज़ द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपको पॉजिटिव थ्रस्ट देगी। क्लियर? दिस इज़ द एग्जिट वेलोसिटी के साथ में ये बाहर होगा, तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव थ्रस्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो एक बेसिक सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ से मूव करता है। रॉकेट इंजन आर नॉन ब्रीदिंग engines and carry their own oxidizers for burning of fuel. Rocket propulsion is realized by the thrust produced by the combustion products leaving exit nozzles. Now next one is, in rocket engine the combustion products get discharged from the exit nozzle. Clear? ये बात समझ में आ गई होगी। With supersonic velocity. Why it's supersonic velocity? Due to the design of the nozzle. Clear? और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, दीज थिंग्स, दीज आर द गाइडेड वेन्स। ये गाइडेड वेन्स ही ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था बलून का, कि आप बलून में एक एयर भरे और उसको अगर आप छोड़ देते हो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, बिकॉज देयर इज़ नो गाइडेड डिज़ाइन फॉर दैट। तो सबसे पहले तो उसमें बलून वाले शेप से मैंने ये शेप चेंज किया ताकि एक ड्रैग फोर्स कम हो। दूसरा, मैंने ये जो ब्लेड टाइप के जो शेप्स दिख रहे हैं, इन शेप्स की वजह से उसको एक डायरेक्शन में हम उसको मोड़ सकते हैं। Now the exit nozzle in rocket engine, the combustion products get discharged from the exit nozzle with supersonic velocity and thus have very high kinetic energy. Rocket gets desired thrust by the reaction available from the nozzle stream. Thrust is available due to change of momentum and pressure with which jet comes out. Is that clear? ये बात समझ में आ गई कि आपका यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, इस वजह से थ्रस्ट मिलेगा। जैसे पहले मिल रहा था आपको इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, सो देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन दैट वन। व्हाई? बिकॉज आपका कोई भी एयर बाहर से नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी में केवल फाइनल वेलोसिटी आपको कंसीडर करना है। ठीक, देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है। व्हाट इज द नेट थ्रस्ट अवेलेबल? Net thrust available is equal to T is equal to MP dash. MP dash is the mass of the propellant. जो भी propellant आपने यूज़ किया है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों मिक्स होकर जो कंबशन, उसी को propellant यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी, जैसे मैंने कहा कि आप नॉन ब्रीदिंग है, कोई भी एयर इंटेक नहीं करेगी, इसलिए आप इनिशियल वेलोसिटी को 0। तो दिस इज द मास ऑफ प्रोपेलेंट मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज C, जैसे मैंने अभी बताया था, एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सो दिस वैल्यू इज 0। एंड डेफिनेटली दिस इज द प्रेशर थ्रस्ट। तो प्रेशर थ्रस्ट कैसे आएगा, प्रेशर थ्रस्ट क्यों आएगा, उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। जब रॉकेट आपका एटमॉस्फेयर, देखिए जब मूव आप इसको कहाँ से कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से, अर्थ से मूव कर रहे हैं, तो अर्थ से एटमॉस्फेयर के बीच में तो एयर अवेलेबल रहेगी। तो जो एग्जिट हो रहा है, जो प्रेशर, जो यहाँ पर प्रोपेलेंट जो बाहर निकल रहा है, ये प्रोपेलेंट अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, क्लियर, तो आपका इसका मतलब ये होगा कि उसको फर्दर अभी और एक्सपेंशन मिल सकता है टिल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो वही यही चीज़ आएगी। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर क्रॉस करेगा तो आपका कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रह जाएगा, इसलिए प्रेशर थ्रस्ट बाद में 0 हो जाएगा। Where MP dash is the mass flow rate of the propellant, jet exit velocity is C, area of exit nozzle is AE, pressure of the jet is PE, and the atmospheric pressure is PA. Thrust could be given in the terms of the rocket performance parameter called the effective jet velocity. Clear? तो ये सारी चीज़ें अभी ये जितना भी है आप इसको केवल और केवल एटमॉस्फेयर के अंदर रखने का है। एटमॉस्फेयर के बाहर जैसे ही जाएगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप ये चीज़ समझिए। जैसे ही ये आपका एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा, दिस वैल्यू इज टर्न्ड इक्वल टू 0। क्लियर? बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर। नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म इज ट्रीटेड एज द, मैं इसको एक टर्म लिखना चाहता हूँ, इजेक्टिव
velocity या effective jet velocity, so this is the mp dash into ej, this value is equivalent to this one. Clear? ये बात समझ में आ गई? Okay. So what is the next? The thrust power. So thrust power is calculated by this is T into CA. What is the CA? CA is the velocity of जो आपका रॉकेट है जिस फ्लाइट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ CA. सो जो भी थ्रस्ट मिला आपको उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको थ्रस्ट पावर मिल जाएगा. एंड द प्रोपल्सिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू थ्रस्ट पावर डिवाइडेड बाय द टोटल जो एनर्जी उसको मिल रही है, that is the output. Thrust power is the output divided by input energy. So input energy is the thrust power plus loss of kinetic energy. Again half mass of propellant multiplied by जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द CE स्क्वायर माइनस इनिशियल. तो इनिशियल CA स्क्वायर जीरो है तो उसकी वैल्यू को आप CA स्क्वायर मतलब जो आपकी एयर का इनटेक वेलोसिटी है वो वैल्यू जीरो है, तो इसलिए आप उसको जीरो कर देंगे. नाउ I am considering one of the very simple problem. A jet propulsion engine has compressor with pressure ratio 4. A jet propulsion engine has compressor with pressure ratio 4 and compressed air enters into combustion chamber where combustion occurs so as to yield temperature of 500 degrees centigrade at turbine inlet. Actual temperature at inlet to combustion chamber is 10% more than that of isentropic compressor temperature. Rise. Exhaust from turbine is expanded up to atmospheric pressure of 1 bar. The ambient temperature is 285 Kelvin. Determine. First one is power required to drive compressor. Second one is air fuel ratio if calorific value of the fuel is 43,100 kilojoule per kilogram, and third one is static thrust developed per kilogram of air per second. So the first thing is you just mentioned the TS diagram like a gas turbine. So these are the pressures. So a jet propulsion engine has compresses with the pressure ratio of 4. Clear? Compressed air into a combustion chamber where the combustion occurs so as yield to 500 degrees centigrade. So this temperature is 500 degrees centigrade. Clear? See, this is the T1 temperature. यहाँ पर 285 बताया गया है. Exhaust from the ambient temperature is 285. Clear? T1 is 1 bar. What is the T3 temperature? T3 temperature is 500 degrees centigrade. Convert into a Kelvin. And pressure ratio of compression. तो compression process. तो कंप्रेसर, अच्छा ये यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि ये केवल कंप्रेसर का दिया है तो वाई वी आर कंसीडरिंग द डिफ्यूजर, बिकॉज डिफ्यूजर एंड कंप्रेसर बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, दैट इज द कंप्रेशन प्रोसेस. सो इफ द कंप्रेशन रेशियो इज गिवन इन दैट वन, सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज द P2/P1 नॉट अ P2/P1 डैश. इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हम यहाँ से प्रोसेस पूरा कंसीडर करेंगे. इसी तरह से एक्सपेंशन रेशियो अगर दिया होगा तो दिस इज द 3/5 डैश. क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखिएगा. So this is the P2/P1 is equal to 4, P1 is equal to 1, so P2 is equal to 4. So simple आप अभी अगर प्रोसेस यहाँ पर 1 और 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 to 2 प्रोसेस. अब आप यहाँ पर देखेंगे ये A है, this one is, I'm just writing over here, this is the RAM, so this is the A to 1. Clear? And due to the isentropic this is the 1 to 2. Clear? This is the 1 to 2. और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है, मैंने T2 लिखा है, बट दिस वन इज अ 1 डैश. क्लियर? सो दिस इज द T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 गामा माइनस 1. ये चीज़ आपको पता है, गामा इज इक्वल टू 1.4, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू इजली गेट द T2 बिकॉज T1 डैश कहने का मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर ही है, क्योंकि डिफ्यूज़र के बाद का आपको वो नहीं बताया गया है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द प्रेशर रेशियो इन दैट वन. सो यू कंसीडर द सेम प्रेशर रेशियो फॉर दैट वन. एंड T2/T1 यहाँ पर आपको देखेंगे तो ये T2 की जो वैल्यू आई, दिस इज द 423.7 Kelvin. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एक्चुअल टेम्परेचर राइज. द एक्चुअल टेम्परेचर राइज इज T2 डैश माइनस T1. क्या एक्चुअल टेम्परेचर राइज क्या है? दिस इज द T2 डैश माइनस T1. दिस वन इज this one is how to calculate actual temperature rise. Basically this is the mCp delta T. So Cp is equal to 1.1 किलोजूल के बारे में बात कर रहा हूँ. किलोजूल केल्विन है ये चीज़, ये वैल्यू है यहाँ पर. या आप इसको अभी Cp से वैल्यू मत कैलकुलेट करें. यहाँ पर आप देखें ये चीज़ दी हुई है, एक्चुअल
temperature at inlet. Clear? What is the actual temperature? T2 dash minus T1. Clear? Actual temperature at inlet to combustion chamber is 10% more than the isentropic compressor temperature. Clear? तो 10% more है isentropic. तो isentropic temperature difference क्या है? T2 माइनस T1. क्लियर? ये है isentropic process बिफोर combustion chamber के अंदर इंसर्ट करने का. So this is a 10% more, so this is the 1.1 into T2 minus T1. So you easily calculate the T2 dash from that one. So this is a 437.57 Kelvin. Now next one is, what is the work required for compressor? So work required for the compressor is equal to H3 minus H2 dash, and this is the CP T3 minus CP T2 dash. You have the T2 dash value, you have the T1 dash value, and CP value is 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin. So यहाँ से आप ये 155.3 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन एक तो वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पावर रिक्वायर्ड आपको निकालनी है. So power required to drive the compressor is equal to 153.3 kilowatt per kilogram of air. Actually this is the work done. So work done is whatever the work is required for the compressor, basically it is a required power required for the compressor. Clear? So this one is a 153.3 kilowatt kilogram of air. Clear? ये बात समझ में आ गई? जूल पर सेकेंड, ये जो है किलो जूल पर किलोग्राम आप एयर दिया हुआ है, इसको आप वाट में कन्वर्ट कर लीजिए पर सेकेंड बेसिस पे कैलकुलेट करके. सो दिस इज अ किलोवाट, सिमिलर यूनिट आएगी. नाउ नेक्स्ट वन इज द एयर फ्यूल रेशियो आपको कैलकुलेट करना. तो हीट एडेड ऑफ द कंबस्शन चैम्बर इज इक्वल टू सीपी एयर T3 माइनस T2 डैश. सो क्यू एडेड इज इक्वल टू, दिस इज 337.11 किलो जूल पर किलोग्राम एयर. Now what is the air fuel ratio? Mass of air divided by mass of fuel is equal to heat addition. अगर आप देखोगे तो heat addition is equal to पर किलोग्राम बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं. mass of fuel जो है वो, अगर आप air fuel ratio, if calorific value of fuel is 431.00 kilojoule per kilogram. So this one is what exactly it is? See, this one is Q added. So what is the Q added? Q added is equal to, this one is MA plus MF plus MF into calorific value. यहाँ जो आना चाहिए वो आना चाहिए 337.11 किलो जूल. अब जब आप इसको लिख रहे हैं किलोग्राम ऑफ एयर, दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाई MA. क्लियर? एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई MA. बात समझ में आई? ओके. सो दिस वन इज 1 प्लस MF बाई MA. Oh, I'm so sorry. I'm doing a wrong thing actually. I'm so sorry for that. I just corrected. See, what is the Q added? Q added is equal to mass of fuel multiplied by its calorific value. Sorry for that. And this one is equal to 337.11 kilojoule. Is that clear? And if you calculate per kilogram of air, so it is divided by MA. So this is automatically per kilogram of air. Per kilogram of air. Is that clear? So now you want to calculate the air fuel ratio. So this value goes here. So this one is MA plus MF multiplied by 337.11 is equal to the calorific value. So आप यहाँ से आप MA upon MF की value calculate कर सकते हैं. You get this thing? So this is the 127.85 kilogram of air per kilogram of fuel. This value is required. Now the next one is the what is the static thrust? देखिए, for isentropic process, कौन सा isentropic process है? This one. कौन सा? This is 5 to 3 अगर ये isentropic process होता. ठीक है, 5 to 3 अगर ये isentropic process होता तो what do you write? T5 upon T3 is equal to P1 by P2 to the power gamma minus 1 upon gamma, and P1 by P2 is 1 by 4. Clear? P1 by P2 is 1 by 4. So you get the value of T5. देखिए ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट है. प्लीज डोंट कंफ्यूज ओवर हियर कि ये 0.5 यहाँ पर शिफ्ट है. एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि अगर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता तो कुछ ऐसा दिखता आपको. तो ये अगर 3 है और यहाँ पर अगर ये आइसेंट्रोपिक होता तो एग्जिट पे 0.5 होता. तो हम यहाँ का टेम्परेचर निकाल रहे हैं. तो दिस इज द T5, दिस इज द 519.9 केल्विन. क्लियर?
सो इंथैल्पी ड्रॉप ड्यू टू द नोजल, इंथैल्पी ड्रॉप ड्यू टू द नोजल, नोजल कहाँ है, ये इंथैल्पी कितनी ड्रॉप हो रही है, इंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल H3 माइनस H5 माइनस H2 डैश माइनस H1। देखिए H3 माइनस H5, सी दिस इज H3 माइनस H5, नो दिस थिंग, दिस इज द H3 माइनस H5 माइनस H2 डैश माइनस H1। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया आपने, ये सीधे सीधे हम यहाँ पर इसको लिख सकते थे। देखिए क्या H2 डैश माइनस H1 और H3 माइनस H5, ये बेसिकली क्या है, ये आपका है इंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, दिस इज रॉन्गली मेंशन ओवर हियर, दिस इज नॉट अ इंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल्स, ये आपका है व्हाट इज द नेट वर्क, नेट वर्क, क्लियर, व्हाट इज द नेट वर्क, दिस इज द टर्बाइन वर्क माइनस द compressor work, so you get this is the 101.03 kilojoule per kilogram Kelvin. Is that clear? So what is the velocity of exit at a gas from the nozzle? So nozzle की exit velocity अगर आपको निकालनी है तो nozzle की exit velocity आप इसकी help से निकाल सकते हैं, what is the turbine, या आप इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं, सिंपल तरीके से आप exit nozzle अगर देखेंगे तो एग्जिट नोजल में आपका टरबाइन पर आप देखिए क्या इंथैल्पी थी, क्योंकि इंथैल्पी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। What is the enthalpy? This is the H3 and this one is the H5 dash. So you just calculate the H3 minus H5 dash. H5 dash आप calculate नहीं कर सकते हैं because in nozzle efficiency आपको नहीं दी हुई है. So you consider the ideal process. This is the H3 minus H5 और आप यहाँ पर जो रफनेस कैलकुलेट करनी है, जो रफनेस कैलकुलेट करनी है वो H2 डैश माइनस H1 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी भी रफनेस है तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी, अदरवाइज यू इजीली कैलकुलेट H3 माइनस H5, क्लियर, कि आपका टोटल नोजल के अंदर क्या हीट का ड्रॉप हो रहा है, और आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर देंगे तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने के बाद एग्जिट वेलोसिटी आपको ये मिल जाएगी, क्लियर। तो एग्जिट वेलोसिटी कितनी आई, 449.5 मीटर पर सेकेंड। सो वंस यू हैव द एग्जिट वेलोसिटी, आपको थ्रस्ट पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थ्रस्ट आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर जो CA वैल्यू है वो वैल्यू 0 है। 0 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपको इनलेट का वेलोसिटी ना दिया जाए तब तक आप उसको नेग्लिजिबल लेते हैं। याद होगा जब मैंने डिफ्यूज़र का थर्मोडायनामिकल एनालिसिस किया था तो उसमें मैंने आपसे कहा कि इनलेट वेलोसिटी आप कंसीडर 0 करेंगे। तो सिंपली थ्रस्ट इज इक्वल टू दिस वन MF/MA की आप वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, और यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहाँ पर स्टैटिक थ्रस्ट निकाल सकते हैं। थ्रस्ट इज इक्वल टू 453.02 न्यूटन पर किलोग्राम ऑफ एयर पर सेकेंड बेसिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक बार फिर से आप देखेंगे तो और ज़्यादा इसको समझ पाएंगे।